नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 5 अगस्त 2020 की क्लास 9th की वर्कशीट्स को। सिर्फ मैथ्स की नहीं, सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। और ये वर्कशीट सॉल्यूशन का वीडियो है इंग्लिश मीडियम में। अगर आपको हिंदी मीडियम का वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हिंदी मीडियम का वीडियो भी खोल सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की जो वर्कशीट है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर। इससे पहले भी आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक फैंसी नाम है, जिसको हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि ये है फॉर्मूला। और फॉर्मूले ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में जिनसे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे a+b का स्क्वायर हमने किया था, फिर हमने किया था a-b का स्क्वायर, फिर हमने किया था a² - b²। तो ये 3 फार्मूले तो हम कर चुके हैं। आज हम एक चौथा फार्मूला समझने जा रहे हैं, x+a x+b। तो देख लेते हैं, पहले प्रूफ देखते हैं कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो x+a x+b, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस x को पूरे x+b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस a को पूरे x+b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही उसने किया भी है। x को मल्टीप्लाई किया x+b से और a को मल्टीप्लाई किया x+b से। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो आया x², फिर x को b से मल्टीप्लाई किया तो bx, फिर दूसरी तरफ यहाँ a को x से मल्टीप्लाई किया तो ax और a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो बीच की संख्याएं हैं bx और ax, इन दोनों के पास ही x है, तो इन दोनों का x बाहर निकाला और फॉर्मूला बन गया x² a + bx + ab। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो वो कहते हैं, लेट अस नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यानी इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को अब सॉल्व करके देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो गया 105 × 106। तो आप पहले भी ये ट्रिक समझ चुके हैं कि अगर नंबर आता है तो आपको नंबर को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो ब्रेक करके जब हम लिखा तो 105 को लिखा 100 - 5 और 106 को 100 - 6। तो इस तरीके से आपकी x की जो वैल्यू है वो हो गई 100, आपकी जो a की वैल्यू है वो हो गई 5 और आपकी जो b की वैल्यू है वो हो गई 6। यानी कि अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आप 100 रखेंगे, जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ आप 5 रखेंगे और जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ आप 6 रखेंगे। जो फॉर्मूला था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला कहता है कि अगर x+a और x+b लिखा है तो आप x+a x+b के फॉर्मूले को खोल सकते हैं, x² + a + bx + ab। अब ये यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ? पहला था x² तो आ गया 100 का स्क्वायर, दूसरा था ब्रैकेट के अंदर a + b तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया 5 + 6, बाहर था x तो बाहर आ गया 100, फिर था a × b तो आ गया 5 × 6। 100 का स्क्वायर आया 10,000, 5 + 6 होता है 11, 11 × 100 1100 और 6 × 5 = 30। तो आपका आंसर आ गया 10,000 + 1100 + 30 यानी 11,130। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 × 102। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया कि 100 की जगह आपको 99 दे दिया। तो अब आपको 99 को सॉल्व करने के लिए 100 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 102 को लिख सकते हैं 100 + 2। तो 100 - 1, फिर दोबारा हमारी जो x की वैल्यू है इस केस में भी 100 हो गई। लेकिन अब कंफ्यूज करने के लिए जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी -1 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हम लिखते हैं a + b, तो
a प्लस बी हो जाएगा -1 + 2, क्योंकि अब a की वैल्यू -1 है। ब्रैकेट के बाहर 100 यानी कि x, और a इंटू बी यानी -1 इंटू 2, 100 का स्क्वायर आ गया 10,000, -1 + 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 100, और -1 इंटू 2 -2, तो हमारा टोटल आंसर आया 10,098, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस हो गया। तीसरा फॉर्मूला है x + 3 और x + 5, बहुत ही सिंपल, एक्स स्क्वायर a + b का 3 + 5 और a इंटू बी का 3 × 5, तो सीधा आंसर आ गया x² + 8x + 15। फिर है x + 8 x - 10, तो अब b की वैल्यू -10 है, तो x² a + b की जगह 8 - 10 और a इंटू बी की जगह 8 मल्टीप्लाई बाय -10, तो आपका आंसर आ गया x² - 2x - 80। तो आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब वो लिखा है नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई का मतलब है कि अब आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कि हमें आज कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे हैं। तो आज 4 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, फटाफट इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 103 × 107, तो 103 को लिखा हमने 100 + 3 और 107 को लिखा 100 + 7। जहां आता है x² वहां आ गया 100 का स्क्वायर, फिर आता है a + b यानी 3 + 7, फिर आता है x यानी कि 100, फिर आता है a इंटू बी यानी 3 × 7, तो आंसर आ गया 10,000 + 1,000 + 21 यानी 11,021। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 95 × 96। अब दोनों माइनस में आ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। 95 को अब देखो, उसमें आपने जो सॉल्व किया था उसमें आपको सॉल्व करने के लिए बोला था 100 - 5। मैं आपको एक दूसरी ट्रिक सिखाता हूँ। हम 95 को 90 + 5 भी तो लिख सकते हैं, और 96 को 90 + 6, क्योंकि 9 का टेबल तो हम सभी को आता है। तो a² यानी 90 का स्क्वायर, a + b यानी 5 + 6 और x यानी कि 90। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपकी 90 हो जाएगी, और फिर a इंटू बी यानी 5 × 6, 90 का स्क्वायर 8100, 5 + 6 11 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड 6 × 5 इज 30, 8100 + 11 × 9 इज 990 + 30, तो आंसर आ गया 9120। ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड है आपका x + 4 x + 10, सबसे इजी, x² 4 + 10x 4 × 10, x² 14x 40। मुझे लगता है ये तो इतना इजी है कि आप मेरे से बताए बिना ही सॉल्व कर चुके होंगे। फिर आएगा 3x + 4 और 3x - 5। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो 3x हो गया आपका x², a + b यानी 4 - 5, और x की जगह आ जाएगा 3x, और a इंटू बी यानी 4 × -5, तो x² का आ गया 9x², 4 × 4 - 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3x, और 4 × 5 -5 से तो -20, तो आंसर आ गया 9x² - 3x - 20। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, हमारी मैथ्स की वर्कशीट पूरी हो गई है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को पॉज करके आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया है तो आप चाहें तो बिना देखे एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं आगे अगली वर्कशीट पे। तो आज की जो आपकी अगली वर्कशीट है वो है साइंस की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका साइंस का चैप्टर 3 है, जो हम शुरू कर चुके थे। और शुरू करने के बाद हमने इसके अंदर पिछली बार एटम्स के बारे में पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। अगर नहीं याद किसी को, या किसी ने क्वेश्चन को नहीं समझा, नहीं सॉल्व किया, तो आप चैनल पे जाइए, वीडियो है, पिछली वीडियो है फ्राइडे सैटरडे की, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करी है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बता रही हैं कि ज्ञान, we know that every metal like element and compounds are made up of atoms, and every element has a name and unique symbol, but how the names and symbols are decided। अब जैसे आप सभी का नाम है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका एक यूनिक नाम होगा।
आपके घर के लोग आपको उस नाम से बुलाते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स आपको उस नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको उस नाम से बुलाते हैं। तो हर चीज़ को हम एक नाम देते हैं। ऐसे ही जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी नाम दिया जाता है। तो वो जो नाम, जो दिया गया है नाम, उस नाम को कैसे देते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। तो जिज्ञासा दीदी को ज्ञान बताता है कि जिज्ञासा दीदी, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ देयर प्लेस वेयर दे वर फर्स्ट फाउंड, लाइक कॉपर डिराइव्ड फ्रॉम सिप्रस, नेम ऑफ अ प्लेस। तो क्या होता था कि इनिशियली जिस जगह पे कोई एलिमेंट मिलता था उसी जगह के नाम पे उसका नाम रख देते थे। जैसे कॉपर का नाम सिप्रस के बेसिस पे रखा। सिप्रस वो जगह थी जहां सबसे पहली बार कॉपर मिला था। सम नेम वर डिराइव्ड फ्रॉम द कलर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ नाम कलर से लिए। जैसे गोल्ड वर टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड येलो। येलो का मतलब होता है गोल्ड, या गोल्ड का मतलब होता है येलो, इसीलिए सोने का नाम गोल्ड रख दिया, नेम ऑफ कलर। अब आप कई लोग हंस रहे होंगे कि ये तो बहुत अजीब तरीका है नाम रखने का, बट पहले ऐसा ही होता था। उसके बाद दुनिया में जगह जगह झगड़े होने लगे नाम रखने को लेके कि किसका नाम कैसे रखा जाएगा। फिर बनी एक ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आयुपैक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से जुड़े सभी इंटरनेशनल मुद्दों पर अपना डिसीजन लेती है। तो ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स, यानी कि किस एलिमेंट का क्या नाम होगा, उसका क्या सिंबल होगा, सब ये डिसाइड करती है। Many of the symbols are formed from the first one or two letters of the element's name in English. तो बहुत सारे नाम तो जो एलिमेंट है उसके नाम से ही बन गए, बहुत सारे सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल आ गया H, कॉपर का सिंबल आ गया Cu। कुछ जो एलिमेंट्स थे उनके लैटिन नामों का इस्तेमाल किया गया। जैसे आपके भी दो नाम होंगे, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम। स्कूल का नाम होता है जो हमारा, वो तो फॉर्मल नाम होता है जो रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है। एक घर का नाम होता है ना, चिंटू, पप्पू, बंटी, बबली। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के भी, कुछ एलिमेंट्स के भी दो दो नाम हैं। जैसे एक एलिमेंट है लोहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन। इसी का एक और नाम है फेरस या फेरिक। तो आयरन का जो सिंबल दिया वो Fe दे दिया, क्योंकि आई से काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे। आई से आयोडीन भी था, आई से आयरन भी था। तो आयोडीन को आई दे दिया और आयरन को दे दिया उसके लैटिन नाम का शब्द Fe। तो यही इन्होंने लिखा है कि सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, यानी कि जो उनके लैटिन नाम थे, जो जर्मन नाम थे, जो ग्रीक नाम थे, उनके नामों के बेसिस पे उनको दे दिया। अब उन्होंने आगे लिखा है कि सम एलिमेंट्स, यानी कि एटम एंड देयर सिंबल, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन विद द सेम सिंबल एंड नेम एज ऑफ इट्स एलिमेंट, यानी कि जो उसका नाम होगा वैसा ही उसका सिंबल होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सिंबल इफ प्रेजेंट एज अ स्मॉल लेटर, यानी कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। तो हाइड्रोजन हमेशा कैपिटल H, पर अगर दो अक्षर हैं तो हीलियम, तो पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। जैसे अगर एक शब्द है तो कैपिटल, जैसे फेरस का Fe, तो F कैपिटल, E स्मॉल। लेकिन अगर सिर्फ एक शब्द है आयोडीन तो I कैपिटल। फिर है, तो इन्होंने वही समझाया कि सिंबल ऑफ सोडियम Na, N कैपिटल, A स्मॉल, हाइड्रोजन H कैपिटल। फ्रॉम दिस वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स NaNCl। तो ये किस लिए हमने किया? ये किया हमने ताकि हमारी लाइफ ईजी हो सके, क्योंकि हम बड़े बड़े नाम नहीं लिखना चाहते थे, तो हमने सिंबल्स लिखना स्टार्ट कर दिए। और सिर्फ सिंबल देख के आप बता सकते हो कि किसी चीज़ के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं तो वो लिखता है कि सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स NaNCl। तो अगर आप NaCl को देखें तो देखते ही पता लग जाएगा, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। अब कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए कि अगर N कैपिटल है और साथ का वर्ड छोटा है तो वो इसी के साथ है Na। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ सिर्फ N लिखोगे तो ये नाइट्रोजन होगा, ये सोडियम नहीं है। और N के साथ छोटा a भी लिख दिया तो ये सोडियम बन गया। कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको नीचे दे रखे हैं, उनके सिंबल।
हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg। अब देखिए Ma नहीं लिखा, Mg लिखा। पोटेशियम का K, लैटिन नाम। सिल्वर का Ag, लैटिन नाम। बोरॉन का B, क्लोरीन का Cl। अब देखो कार्बन का ऑलरेडी C ले चुके थे, तो क्लोरीन का C के साथ L भी लगा दिया। आयरन का लैटिन नाम फेरस, ऑक्सीजन का O, आयरन का आयोडीन का I, इसीलिए आयरन को Fe दिया क्योंकि ऑलरेडी I जा चुका था। कॉपर का Cu। अब देखो Cu ये भी लैटिन नाम है, नहीं ये लैटिन नाम नहीं है, ये उस जगह का नाम है जहाँ पहली बार कॉपर मिला था, क्यूप्रस। सल्फर का S, कैल्शियम का Ca, एल्यूमिनियम का Al। तो ये सारे जो नाम हैं ये एलिमेंट्स के नाम हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ आयुपैक। तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं आयुपैक की। ये रही आपकी आयुपैक की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत आसान सी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा आपको फुल फॉर्म लिखने में। चलिए आपने फुल फॉर्म तो लिख ही ली है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोकेट द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स इन अबव गिवन पजल ग्रिड एंड ऑल्सो राइट द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो भैया वो कह रहा है कि इनके सबके सिंबल लिखो और इनको ये जो ग्रिड है इसके अंदर, ये जो आपको पजल दे रखा है इसके अंदर इनको ढूंढो। तो सिंबल आपको सबके मिल जाएंगे यहाँ से। सोडियम का सिंबल यहीं पे साइड पे है, अभी आपको बताया था Na। हाइड्रोजन का H, पोटेशियम का K, हीलियम का He, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम का Al। सारे सिंबल आपको इस टेबल पे मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो इस पूरी की पूरी टेबल को ऐसे के ऐसे उतार दो, वो भी आपका होमवर्क हो जाएगा। और फिर हम बढ़ते हैं एक पज़ल की तरफ। तो पज़ल आपके सामने है, इसके अंदर, इस पज़ल के अंदर हमको ये सारे एलिमेंट ढूंढने हैं, जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, हीलियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, लेड, बोरॉन, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड नियॉन। तो अगर एक सिंपल तरीका होता है कि आप ऊपर की लाइन से ढूंढते हुए चलो और नीचे तक बढ़ जाओ। तो यहीं मुझे दिख गया ऑक्सीजन, उसके बिल्कुल नीचे दिख गया कॉपर, और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स मुझे दिखते जाएंगे। एक और एलिमेंट दिखा गोल्ड, एक यहाँ एलिमेंट दिखा पोटेशियम, एक और एलिमेंट दिखा एल्यूमिनियम। तो ऐसे ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे। ये कर दिया हमने पूरा का पूरा सॉल्व। तो सारे एलिमेंट आपके सामने हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई, और आज का तो साइंस का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये जो नाम आपने यहाँ है इनको पूरा लर्न करना है। अगर आप में से किसी को सारे एलिमेंट्स के नाम सीखने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं ट्रिक से आपको सारे एलिमेंट्स के नाम लर्न करवा दूंगा। और उसके लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा कि आपको सीखना है। हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली वर्कशीट पर, जो कि है आपकी हिंदी की वर्कशीट। देखिए हिंदी की 14th वर्कशीट है ये, और पिछली बार जो हिंदी की वर्कशीट आई थी उसमें इसका आगे का हिस्सा आया था। क्या हिस्सा था? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वाक। तो ऊपर फटाफट अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। शुरू करते हैं परिचय। पिछली वर्कशीट 11 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में पाई जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद, इनको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि ललगद जो कवित्री थी वो ईश्वर से मिलना चाहती थी। उसको इस संसार में अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो चाहती थी कि वो ऊपर भगवान के पास चली जाए। पहली 2 जो इसके पैराग्राफ थे वो हम पढ़ चुके हैं। तीसरे से शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। अब इन लाइनों का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है कि जब उसने संसार में जन्म लिया था
तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उस बहुत देर हो चुकी थी। उसे भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा को और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की। तो पुल बनाने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल रही और साथ ही उसकी आयु भी बढ़ती गई। उसने जीवन की संध्या अर्थात उसकी मृत्यु अब नज़दीक है, उसे पार पाने के लिए परमात्मा जब उसे पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेगा तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, उसे क्या देगी? क्योंकि उसने तो पूरी ज़िंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसको पछतावा है अपने जीवन में। फिर वो कहता है दूसरी पंक्ति में कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है वो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में वो कहता है, इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांककर अपने को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ कवि ने लिखी हैं, कवित्री ने लिखी हैं। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न है कि कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उसे किस बात का पछतावा है? तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पर कि कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है कि जब उसने संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा से उसे सीधे रास्ते पर इस धरती पर भेजा था, परंतु अब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो वो सीधे रास्ते पर नहीं जा सकती। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग का अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही। उसने तो पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। तो ये यहाँ से यहाँ तक कवित्री से लेके और यहाँ शक्ति तक, फिर उसे भक्ति से लेके और यहाँ तक। तो ये 3 हिस्सों में आपको आपका आंसर मिलेगा। थोड़ा बड़ा आंसर है, 3 हिस्सों में मिलेगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करके और अपना आंसर लिख लीजिए, क्योंकि फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और आपका ये आंसर मिट जाएगा। तो चलिए, आपने आंसर लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनके भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे ये पंक्तियां सबसे अच्छी लगी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। और इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वे सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो अपने अंदर को झांक कर उस ज्ञान को पहचाने। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो ये आपका पूरा इसका मतलब है। तो ये आपका है प्रश्न दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर भी आपको यही मिलेगा कि कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो छोटा ही आंसर है तीसरा। तो ये तीसरा आंसर। और आखिरी चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो चौथा प्रश्न का आंसर है कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांककर अपने को पहचानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो ये आपका चौथा प्रश्न।
तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।